हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द कूलम्ब्स लॉ। इस टॉपिक से पहले भी हमने कुछ चीजें इस चैप्टर में देखी थी, जैसे चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या थी, बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। वहां से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना बोर्ड में ना कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अब से जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से आपको सवाल आएगा। वैसे अभी से भी जो हमने पढ़ना है वो उन्हीं सब चीजों को देखना है जो हमने इंट्रोडक्शन टॉपिक्स में देखी थी। जैसे वहां पर हमने देखा था इंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, कंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, वो सारी चीजें आपने आगे चैप्टर में पढ़नी है। तो आज हम तो वैसे बेसिकली चार्ज के बारे में, चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस लगनी है उनके बारे में देखेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ में यही है, ये आपने लॉ ऑफ +1 में भी पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन चैप्टर में, वहां में आपने मासिस के ऊपर फोर्सेस देखी थी। अब सेम डे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज के ऊपर हमें फोर्सेस देखनी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर का ये टॉपिक जो है कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ तो ये बहुत सिंपल लॉ है आपके पास, पहला लॉ कह लो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, बहुत सिंपल टॉपिक है ये कूलम्ब्स लॉ। तो जैसे +1 में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है, तो वहां पे क्या देखा था कि सपोज कर लो कि दो मासिस है, एक m1 और दूसरा m2, दो मासिस है हमारे पास और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दो मासिस का। तो इनके बीच में एक फोर्स होगा, उस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, उसकी वैल्यू इतनी लिखते हैं F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय r², दो मासिस के बीच की फोर्स। सेम में यहां पर जो कूलम्ब्स लॉ है ये इसी तरह से दो चार्जेस के लिए अप्लाई होता है। तो अगर मान लो कूलम्ब्स लॉ कहता है बेसिकली कि अगर दो चार्जेस है, एक का वैल्यू है q1 और दूसरे का वैल्यू सपोज q2 है, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस दे रखा है हमें, हम r मेट कर देते हैं, दो चार्जेस है, बीच का डिस्टेंस है r। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये लॉ कहता है कि दोनों के बीच में जो फोर्स होएगा F, Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं, इनके बीच में जो F फोर्स होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा पहला चार्ज के मैग्नीट्यूड के Q1, और ये दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड के भी प्रोपोर्शनल होएगा Q2, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी उनके चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। अगर हम पहले तीनों को इनको कंबाइन करें, अगर पहला नंबर इसको ले ले, दूसरा इसको और तीसरा इसको, तो वी कैन राइट हियर कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो एक इक्वेशन ये लिख देंगे। ये आपने सेम इस तरह से वो +1 में भी लिखी थी इसके लिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। तो यहां पर भी हम सेम में लिख देंगे कि इट विल बिकम इक्वल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। ओके, तो q1 q2 बाय r² आ गया। और यहां पर अगर हम ये प्रोपोर्शनल साइन है इसको सपोज आप हटा दो, तो जैसे हटाओगे तो एक हम यहां पर कांस्टेंट लगा देंगे k, तो वो अपने पास जो रिजल्ट बन जाएगा ये आ जाएगा F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। तो यहां पर थोड़ा सा इसको समझना, ये हमारी बात ये है F के अंदर कि ये जो फोर्स है इसके अंदर ये जो चार्जेस हैं, पहली बात तो ये है कि ये चार्जेस क्या होंगे, पॉइंट चार्जेस, जैसे यहां पर शो में रखे हैं कि these charges will be the point charges। और क्या हो सकता है, यहां ये चार्जेस हो सकते हैं स्फेरिकल बॉडीज। ओके, आइदर दे कैन बी स्फेरिकल बॉडी लाइक दिस, जहां पे पॉइंट चार्ज लेंगे। तो इसको अगर हम यहां पे एक स्टेटमेंट में तो लिख देते हैं कि चार्जेस कैन बी आइदर पॉइंट चार्जेस और चार्जेस कैन बी आइदर पॉइंट और स्फेरिकल बॉडीज। ओके, तो जहां पर पॉइंट चार्ज होंगे यहां पे ये स्फेरिकल बॉडीज होंगे। आज तो ठीक है, पता चल गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इस k को हम क्या बोलते हैं, k को बेसिकली कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट।
इसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरह से हम लिखते हैं k इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन k की वैल्यू। ओके, और ये एप्सिलॉन अब क्या चीज है? इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। इट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि परमिटिविटी क्या है। तो परमिटिविटी बेसिकली होता है कि मीडियम का फोर्सेस के ऊपर क्या इफेक्ट है। ये चार्जेस किसी मीडियम में पड़े हुए हैं ना, हो सकता है एयर में पड़े हों या वाटर में हो, और फिर हो सकता है ये वैक्यूम में हो। तो इन चार्जेस के ऊपर जो मीडियम का भी कुछ इफेक्ट होगा, तो उस इफेक्ट को ये जो परमिटिविटी है वो शो करती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो वी कैन राइट हियर की जो परमिटिविटी है, ये जो परमिटिविटी है ये बेसिकली हमारे पास है क्या? पैरामीटर। वी कैन राइट इट पैरामीटर which shows effect of medium on forces। ये अपने पास एक ऐसा पैरामीटर है जो फोर्सेस के ऊपर मीडियम का क्या इफेक्ट है उसको शो करता है। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि ये जो चार्जेस है इनके बीच में जो भी फोर्स होएगी वो बेसिकली इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि वो चार्जेस किस मीडियम में पड़े हुए हैं। यही वरना ये जो लॉ है अपने पास कूलम लॉ, ये इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन लॉ के अंदर ये जो जी था अपने पास, ये जी बेसिकली होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है जी की वो आपने पढ़ा भी होगा क्लासरूम के अंदर कि जो जी होता है इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻⁻11। कुछ इतनी इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाली। लेकिन ये जो कूलम कांस्टेंट हमने अभी देखा है यहाँ पर, ये तो भैया ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। तो मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि किस मीडियम के ऊपर चार्जेस पड़े हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर इसको समझने के लिए एक हम वैल्यू और देखेंगे। एक सिंबल और होता है अपने पास जिसको हम इस तरह से लिखते हैं एप्सिलॉन आर, एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पे हम इसको थोड़ा मेंशन कर देते हैं, इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है अपने पास, इसको हम इस तरह से लिख देंगे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन हमने अभी देखा है विद द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये वैक्यूम की होती है परमिटिविटी। इट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, तो इसी की जो रेशो होती है अपने पास, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है अपने पास ना, इसका एक और नाम दिया गया है। इसका जो दूसरा नाम रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, एक और नाम इसका रखा हुआ है दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको भी हम K से ही डिनोट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी। तो अभी तो हम जैसे इसके साथ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो भैया K लिखा हुआ है ये कूलम कांस्टेंट वाला है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। तो हम थोड़ा सा इसको अलग मेंशन करने के लिए इस तरह से लिख देते हैं इस K को। बुक्स के अंदर ना आपको ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K है ये थोड़ा सा बोल्ड शो किया होगा, मतलब डार्क शो रखा होगा, ये K लाइट शो किया होगा, उससे भी पता चल जाता है। और वो बुक में अंदर जब क्वेश्चन आएगा वहां पे वो मेंशन भी कर देगा कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या वो कूलम कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो हम थोड़ा अपने समझने के लिए इसको थोड़ा सा इस तरह से सिंबल को लिख देते हैं। और दिस क्योंकि ये इसी का एक अनदर नेम है, तो इसीलिए इस बिट विल बी इक्वल टू दिस वन रिलेटिव परमिटिविटी, एंड इसकी वैल्यू किसके हम लिखते हैं? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ओके, तो दिस सिंबल हियर इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बस तीन वैल्यूज होती हैं जो आपने दिमाग में रखनी है
ओके, डायरेक्टली कांस्टेंट के बारे में। तो एक पहली वैल्यू क्या होती है डायरेक्टली कांस्टेंट की, ये जो डायरेक्टली कांस्टेंट की है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 इसके लिए किसके लिए वैल्यू होती है, फॉर वैक्यूम। के की वैल्यू 1 अपने पास वैक्यूम के लिए होती है। के की जो वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 1 फॉर इंसुलेटर, फॉर इंसुलेटर, जो इंसुलेटर मटेरियल होता है उसके लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। एंड के इट इज इक्वल टू द इंफिनिटी फॉर कंडक्टर, जो अपने पास कंडक्टर होता है उसके लिए के की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द इंफिनिटी। तो फिलहाल आपने ये के की जो वैल्यूज हैं इसको इसी तरह से दिमाग में रख लेना है। ओके, बाद में हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्टली कांस्टेंट क्या होता है वहां पर हम इसको देख भी लेंगे, इसको कि ये क्यों इस तरह से आ रही है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इसको इसी तरह से दिमाग में याद रखना है कि इतना होता है ना। चलो इसके बारे में हम देखें कि जो हमारे पास जो परमिटिविटी थी मीडियम की वो हम कितनी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इज इक्वल टू द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम एप्सिलॉन नॉट, इतना लिख सकते हैं हम परमिटिविटी को। तो हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा था कि जो अपने पास डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के था इट इज इक्वल टू द एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन कितना आ जाएगा, मतलब एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये इतना आ जाएगा अपने पास। तो और जो फॉर्मूला हमारे पास कूलम्ब कांस्टेंट का था वो हम कितना लिख पाएंगे, कूलम्ब कांस्टेंट वी नो k विल बिकम इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो इट इज 1 बाय नॉट एप्सिलॉन नॉट, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन को यहां पे डाल दें, तो जैसे इसकी वैल्यू यहां पे डालेंगे तो हमारे पास जो कूलम्ब कांस्टेंट है k इट विल बी इक्वल टू द 1/4 पाई k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से करना क्या है, इसकी वैल्यू को यहां पे कैसे रख देंगे तो k अपने पास इतना आ जाएगा। तो ये जो k यहां पर है दिस इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कूलम्ब कांस्टेंट है। और ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये वैक्यूम के लिए कितना होता है हम जानते हैं, हमने लिखा है फॉर वैक्यूम। अगर हम देखें पहले आपको बताया गया है कि फॉर वैक्यूम के लिए इट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इट इज इक्वल टू द 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अपने पास ये कूलम्ब कांस्टेंट है, ये कितना बन जाएगा फिर, k विल बी इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास वैक्यूम के लिए k की वैल्यू कितनी आ जाएगी। एंड ये वैल्यू जो है हमें याद रखनी है, इसका एक फिक्स नंबर होता है उसको ध्यान में रखना है, उसको याद रखना है। दिस इज इक्वल टू द 9 × 10⁹ ये अपने पास जो k होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। ये फिक्स वैल्यू दिमाग में याद रखनी है। और एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू भी आप दिमाग में रखो 8.85 × 10⁻12 जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो एप्सिलॉन नॉट जब हम ये डाल देंगे यहाँ पे और 4 पाई की वैल्यू भरेंगे तो k अपने पास ये निकल के आ जाएगा 9 × 10⁹ वैक्यूम के लिए। तो इस वैल्यू को दिमाग में रखना है। बाकी जो भी वैल्यूज होंगी k की वो निकालने के लिए किसी और मीडियम में वो ये रखा हुआ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो करना क्या है, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे भरेंगे, एप्सिलॉन नॉट पता है ये भर के k की वैल्यू उस मीडियम में आ जाएगी जिस भी मीडियम में हम चाहते हैं। ओके, आगे जो हमें देखना है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स। ओके, तो अभी हमने देखा था कूलम्ब फोर्स जो होती है उसका जो फॉर्मूला था F that is equal to the 1/4 pi k times epsilon naught into q1 q2 divided by r square, है ना। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है कूलम्ब फोर्स उसका ये रिजल्ट होता है। ओके, तो इसी को देखकर हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझ जाएंगे कि फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसी फोर्स को देखकर तो पहली प्रॉपर्टीज हम यहीं से लिख सकते हैं। अगर हम पहली प्रॉपर्टी लिखें तो पहली प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें कि ये जो फोर्स है वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पर ये मीडियम का है ना, कि यहाँ पर क्या चीज है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
और ये तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो इस वजह से हम पहला जो पॉइंट है वी कैन राइट हियर कि फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम। वी कैन राइट हियर फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगी। ओके, तो जो दूसरी बात है, ये जो आर होता है यहाँ पर, ये होता है अगर मान लो दो चार्जेस हैं वो स्फेरिकल बॉडी में अगर, तो आर क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आर के बाद इसका है ना, दो चार्जेस थे, अगर मान लो ये चार्जेस स्फेरिकल बॉडी हो सकते हैं, या तो पॉइंट चार्ज हो सकते हैं या स्फेरिकल बॉडी। तो अगर स्फेरिकल बॉडी तो आर क्या हो जाएगा, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर्स। ओके, तो सेकंड वाला प्रॉपर्टी क्या निकल के आ जाएगी, सेकंड प्रॉपर्टी ये आ जाएगी अपने पास कि जो फोर्स होती है दैट इज सेंट्रल इन नेचर। सेंट्रल इन नेचर का मतलब है कि जो ये वाली चार्ज है, अगर हम इसकी वैल्यू q1 लिखते हैं और इसकी वैल्यू q2, तो ये चार्ज इस चार्ज के सेंटर पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर लगाएगा। तो वी कैन राइट हियर कि फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। सेकंड वन इज फोर्स क्या है, सेंट्रल इन नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी हम ये लिख लेंगे फोर्स की कि फोर्स क्या आपके अपने पास सेंट्रल होगी नेचर में। थर्ड हम बात करेंगे कि फोर्स कम्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके, फोर्स इट विल एक्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। फोर्स विल एक्ट इन, फोर्स कैसे एक्ट करेगी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर में ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो सेम फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगाएगा। अंडरस्टूड, डिपेंड करता है चार्ज के साइन के ऊपर। ओके, अगर चार्ज ऑपोजिट है प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब अंडरस्टूड, ये वाला चार्ज अगर ऑपोजिट साइन के है दोनों, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये वाला इसको अपनी तरफ प्रोटेक्ट करेगा, ये वाला इसको। ओके, दैट डिपेंड अपॉन द साइन, बट फोर्स विल डेफिनेटली एक्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। चौथी हम बात करेंगे कि फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है नेचर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स विल बी कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, इसके बारे में, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने पिछली क्लास में 11th में उसमें पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। ओके, सेम वे हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था इसको। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है। तो सेम वे कूलम्ब लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, दिस फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, कंजर्वेटिव से मतलब अभी फिलहाल के टाइम पर, वैसे तो आपको याद होगा जब हमने +1 में पढ़ा है, लेकिन अभी हम फिलहाल के टाइम पर अगर हम सिंपली इसको थोड़ा सा समझे तो इससे ये मतलब होएगा कि दिस फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। हम ये जो कूलम्ब फोर्स है इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी इस फोर्स के लिए क्या होगी, डिफाइन होगी। ओके, एक प्रॉपर्टी समझ लो जो आपको काम की है, वो ये लिखनी होती है कि फोर्स विल फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि फोर्स अपने पास क्या करेगी, इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो बस प्रैक्टिकली पार्ट है, थोड़ा सा समझने को, बहुत ज्यादा इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में होता क्या है। तो ये जो अपने पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, इसकी दो स्टेटमेंट होती हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लिखें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो इसकी जो पहली स्टेटमेंट होती है वो हमें ये बोलती है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट on the presence of third charge। ओके, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमें ये बताती है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी ना, वो किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होगी। मतलब ये हुआ आपके पास, सपोज आपके पास इस तरह से दो चार्जेस हैं,
ओके, यहाँ पे हम सिंपली बना लेते हैं वैसे जैसे हम पहले से लिखते आ रहे हैं Q1 Q2। तो ये चार्ज इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। मान लो कि ये वाला चार्ज नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से। मान लो वो जो फोर्स की वैल्यू है उसको हमने F1 लिख दिया, जो ये वाले चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाई। हम बेसिकली इस चार्ज के ऊपर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इस चार्ज के ऊपर फिलहाल तो यही चार्ज फोर्स लगाएगा क्योंकि इसके पास यही है, तो उसकी वैल्यू फोर्स F1 है। अब मान लो कि हमने कोई और चार्ज लेके यहाँ पे रख दिया, Q3 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और सपोज है कि ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो अब ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। तो ये वाला चार्ज ने जो भी इसके ऊपर फोर्स लगाई, उस फोर्स से ये वाली फोर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही लिखा ना हमने यहाँ पर कि जो भी फोर्स होगी दो चार्जेस के बीच में, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर फोर्स F1 है, तो वो F1 की वैल्यू इसकी प्रेजेंस के कारण कोई भी चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। मान लो ये चार्ज चाहे नहीं होता तब भी इसके ऊपर F1 फोर्स लगाई थी इसने, अगर ये चार्ज अब आ गया है तो अब भी ये वाला चार्ज इसके ऊपर F1 ही फोर्स लगा रहा होगा। वो बात अलग है कि अब ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर कोई फोर्स और लगाना शुरू कर देगा, जिसको हम इस फ्रैक्शन में बनाएंगे। ओके, तो ये हम प्रॉब्लम्स में आगे करेंगे। तो फिलहाल आप इसी को समझने के लिए इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ओके, दूसरी स्टेटमेंट जो होती है वो ये होती है कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज is equal to vector sum of individual charges. ओके, जैसे इसी के ऊपर हम समझ लेते हैं इसी से दोबारा कि जो भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स होगी वो क्या होगी अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्ज। मतलब ये वाला चार्ज इसके ऊपर F1 लगा है, अब ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर कोई फोर्स लगानी शुरू करेगा, उसकी वैल्यू सपोज हमने कितनी लिख दिया F2, अंडरस्टूड, उसकी वैल्यू हमने F2 लिख दी है। और अब जो इसके ऊपर नेट फोर्स होगी वो हम कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ। उसका मतलब ये है कि ट्रायंगल लॉ के कारण अकॉर्डिंगली हम इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू लिखेंगे। तो ये दो फोर्सेस हैं जो इनका हमने रिजल्टेंट निकालना है। ओके, तो मतलब वेक्टर सम निकालना है इनका, तो उसके हमारे पास इसके ऊपर जो भी नेट फोर्स लग रही है, मतलब टोटल फोर्स लग रही है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये मतलब होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। ओके, तो इसी को अब हम क्वेश्चंस में आगे अप्लाई भी करेंगे। तो इसके बाद हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के ऊपर आपको किस तरह की प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, कंपटीशन में भी। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से है कि दो चार्जेस दे रखे हैं हमने। ओके, एक की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं -12 माइक्रोकूलम और दूसरे चार्ज की वैल्यू लिख लेते हैं 3 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस है इस तरह से, इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़े हैं ये दोनों चार्ज। हमने बताना ये है कि तीसरा चार्ज कहां पे लाके रखें ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। ओके, थर्ड चार्ज हम कहां प्लेस करें, तो सपोज करो कि अगर हम थर्ड चार्ज जो हमने प्लेस करना है उसका जो साइन है वो पॉजिटिव है। ओके, और अगर हम इन दोनों के बीच में कहीं लाके रख दिया उस चार्ज को, सपोज चार्ज को यहां लाके रख दिया, तो सबसे पहले आपने उस चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन देखनी है कि इसके ऊपर फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। हमने पहले भी पर्सनल में देखा हुआ है ना कि सबसे पहले जब हम किसी वेक्टर्स के साथ डील करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी डायरेक्शन बनाते हैं। तो पहला स्टेप ये आ जाएगा आपके पास कि हमने क्या करना है, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इस चार्ज के ऊपर है जिसको हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है उसके ऊपर जो फोर्सेस लगनी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस चार्ज को अपनी तरफ डायरेक्ट करेगा। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से भी इसके ऊपर जो फोर्स होगी वैसे ही रहेगी। तो दोनों फोर्सेस जब हम ऐड करेंगे तो वो 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थर्ड चार्ज पॉजिटिव है
तो वो थर्ड चार्ज पॉजिटिव इन दोनों के बीच में ही हम रख सकते हैं। ओके, तो ये बात पक्की होगी, क्योंकि बीच में तो कहीं नेट फोर्स जीरो पाएंगे नहीं, तो बीच में रखना पॉसिबल नहीं है, तो बीच में नहीं रख पाएंगे। तो सपोज करो फिर कहां रखा जा सकता है, या इस चार्ज के लेफ्ट रखा जा सकता है, या इस वाले के राइट रखा जा सकता है। तो सपोज कर लो कि हमने वो जो चार्ज है उसको यहां पे रख दिया कहीं, सपोज कर लो यहां पे रखा हुआ है क्यों, तो अगर चार्ज को हमने यहां पे रख दिया है तो इसके ऊपर अगर हम फोर्सेस देखें तो हम कैसे पता लगा सकते हैं इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह से ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाए, हो सकता है कि इक्वल हो और नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी आ जाए, जीरो। तो हम ऐसा ही करेंगे, अब हम पता चल गया है कि चार्ज यहाँ पे हम रख सकते हैं। सिमिलरली आप इधर भी ले सकते हो, यहाँ भी आपकी चॉइस है। ओके, तो हमने एक साइड जहां भी आपको लगे, इधर ले लो है उधर ले लो, यहाँ पर भी सेम जीरो आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे फोर्स चार्ज को रखते, इसकी वजह से फोर्स होती है फ्रैक्शन में, एंड इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो इस फ्रैक्शन में होगी। ओके, तो वहां पर भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो वहां भी आप चार्ज को रख सकते हो। तो चलो सपोज हमने चार्ज को यहाँ पे ले लिया है। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे ले लिया, हम सपोज कर लोगे कितनी दूरी है, x डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने चार्ज को रख दिया, इसको आप रहने दो, तो यहाँ रख दिया अगर, तो इसके ऊपर अब इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी इस चार्ज की वजह से, वो तो ये वाली है, इसको हम सपोज कर लोगे F1 है, और उसकी वजह से जो फोर्स है डायरेक्टली इक्वल टू द F2। तो अगर मैं F1 की वैल्यू लिखी हम पहले, तो F1 कितना आ जाएगा, F1 will be equal to the K, फॉर्मूला लगाना है बस कूलम लॉ का, तो K here is a, ये चार्जेस वैक्यूम में पड़े हैं। ओके, तो K हम इसकी वैल्यू जानते भी हैं कि 9 × 10⁹ होएगी, फिलहाल हम इसको K लिख लेते हैं इस तरह। तो F1 की जो वैल्यू होएगी, F1 is a force on this charge due to -12 माइक्रो कूलम चार्ज। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला चार्ज आ जाएगा Q, और Q2 की वैल्यू ये वाला चार्ज आ जाएगा, इट इज इक्वल टू द 12। तो ये माइक्रो कूलम में दे रखा है, हमने यूनिट ऐसा ही करने हैं, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे, ×10⁻⁻6, क्योंकि एक माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम होते हैं, सॉरी कूलम होते हैं एक माइक्रो कूलम में। तो ये अपने पास इस तरह से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है x है उसका शेयर, जो भी बीच का डिस्टेंस है। तो ये फोर्स आ गई अपने पास F1। इसी तरह से सिमिलरली F2 लिखें, F2 कितना आ जाएगा, फिर से वही कूलम लॉ, तो इज इक्वल टू द K, F2 फोर्स है इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से, तो ये Q1 चार्ज हो गया, Q2 हो गया, तो K Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय जो भी बीच का डिस्टेंस है, ये x है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और ये 20 है, तो टोटल अपने पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 + x इसका स्क्वायर, ये F2 आ गया। ओके, तो यहां पर बेसिकली हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया बस फोर्स इसके, हमने यहां पर मैंने फोर्स को कोई ऊपर एरो नहीं लिखा। अगर मैं एरो यहां पे डालूं तो फिर मुझे यहां पर डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो फिलहाल जस्ट हम मैग्नीट्यूड लिखे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन का फिगर से देख के पता चल रहा है कि फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमें तो ये पता लगाना है कि कहां पर रखें तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, चलो आप ऐसा करो, आप डायरेक्शन लिख लो चाहे, तो अगर मैं डायरेक्शन लिखूं तो F1 के ऊपर अगर वेक्टर डालूं तो F1 जो डायरेक्शन है उसकी क्या है, अलोंग x एक्सिस, तो यहां i कैप लिखा जाएगा, और F2 के केस में कितना लिख लेंगे, दैट इज इक्वल टू द माइनस i कैप। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर वेक्टर डाल देंगे, यहां पे भी F जो फोर्स होएगी दैट विल बी इक्वल टू, वो क्या लिखेंगे हम, वेक्टर सा लिखेंगे F1 + F2 का, F क्या है, नेट फोर्स है इस चार्ज के ऊपर, तो नेट फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम लिख देंगे। F1 की वैल्यू आप डाल दो K Q × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगा x², साथ में ये आप i कैप लिख लो, प्लस F2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो जल्दी से इसको हम लिख देते हैं, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 20 + x², और यहाँ पे कितना आ गया, -i कैप।
ओके, तो ये अपने पास नेट फोर्स आ गया। बट ये नेट फोर्स क्या है? जीरो है, हमने देखा है अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इट इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करो, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हमने क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो इसको यहाँ से कैसे हम कॉमन लेंगे? के को आप कॉमन ले लो, क्यू भी कॉमन आ जाएगा, के टू यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है। ओके, तो आई कैप यहाँ से कॉमन ले लो, तो बाकी टर्म 10⁻6 भी आ जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं इनटू 10⁻6, यहाँ पे आई कैप। अंदर कितना रहेगा हमारे पास? यहाँ पे 12 है, नीचे कितना है? x² है। इसके बाद प्लस का साइन डाला जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं माइनस क्यों नेगेटिव है, इसको आगे लिख लेंगे, तो ये माइनस आ जाएगा अपने पास। और कितना आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास। ओके, जो भी निकल के आंसर ये आ जाएगा। अब दिस टोटल इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आप जानते हो या तो ये 0 होएगा या ये, तो इसको हमें इक्वल टू 0 रख देना है। ओके, तो वहां से x आ जाएगा। इसके बाद इसको इक्वल टू 0 लिख दो आप, तो 12 डिवाइडेड बाय x² माइनस 3 अपॉन 20 प्लस x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस टर्म को आप लेफ्ट साइड ले लो, तो 3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन x²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² विल बिकम इक्वल टू 12 20 प्लस x होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ गया। ओके, तो इसको कैंसिल आउट करके 4 आ जाएगा। तो वी कैन राइट हियर कि x² इज इक्वल टू 4 20 प्लस x का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके बाद हमने करना क्या है? यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? तो स्क्वायर रूट लिख लेंगे इसका, तो वी कैन राइट हियर प्लस माइनस 2 20 प्लस x, इस तरह से आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट बनेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, और 4 का 2 आ जाएगा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके कितना आ जाएगा अपने पास। अब हम इसके वही दो केस लेके चलेंगे, तो इधर हम पॉजिटिव वाला लेके चल लेते हैं। कि मान लो कि अगर हमने पहले पॉजिटिव साइन को कंसीडर किया है, तो पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? x विल बिकम इक्वल टू 20 प्लस x, तो x विल बी इक्वल टू द 40 प्लस 2x। तो यहां से इसको जब से जैसे हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे x वाली टर्म को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस, यहां पे चलो एक स्टेप ले लो, और x माइनस 2x इज इक्वल टू 40, तो माइनस x इज इक्वल टू 40, तो x अपने पास कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी माइनस 40, इट विल बी इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर। और दूसरा साइन अगर हम देखें, अगर हम नेगेटिव साइन लेके चले तो हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पर? वी कैन राइट हियर कि x इज इक्वल टू माइनस 220 प्लस x, देन x विल बी इक्वल टू द माइनस 40 माइनस 2x। इस टर्म को अब हम लेफ्ट साइड जैसे लेके आएंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा? 3x आ जाएगा, इट इज इक्वल टू द माइनस 40, तो x कितना निकल के आ गया? माइनस 40 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये x सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि अपने पास ये 20 सेंटीमीटर में था ना, तो x हमने जो भी कंसीडर किया है तो वो यहाँ से सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा। तो अगर हम देखें ये जो x है माइनस 40/3, इसका मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर होगा? ये कुछ 20 से कम होएगा, ये जो भी आंसर होएगा 20 से कम आएगा ये, क्योंकि अगर 40/2 होता तो 20 आ जाता, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास? 3 आ रहा है नीचे, तो इसका मतलब है ये 20 से छोटा आएगा। और नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि x जो हमने इधर कंसीडर किया है वो बेसिकली इधर नहीं, आपको चार्ज को रखना, चार्ज को अकॉर्डिंग टू दिस वन राइट साइड रखना है, और रखना कहां पर है? इधर 20 सेंटीमीटर के अंदर डिस्टेंस में, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर से कम आ रहा है ना, तो यहां से 20 सेंटीमीटर से जो भी डिस्टेंस कम बढ़ेगा, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग हमको चार्ज को कहीं यहाँ पे रखना है, कहीं यहाँ पर बीच में। ओके, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बीच में अगर हम चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से फिजिकली अगर हम देखें तो ये वाला जो आंसर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, आप इसको निकाल के देख लो कि ये पूरा पूरा कितना आ रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये कितना आ जाएगा?
और ये 3 आ जाएगा 0.33 इस तरह से माइनस। ओके, इस तरह से मतलब आपको यहां से 13.33 सेंटीमीटर दूरी पर चार्ज को रखना है अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। तो गलत है क्योंकि 13.3 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर के बीच में आ गया, तो दिस इज रिजेक्टेड क्योंकि यहाँ पर चार्ज आप नहीं रख सकते, फिजिकली वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर फोर्स इतना जीरो नहीं हो सकता। तो ये आंसर ठीक है। तो -40 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपको -40 डिस्टेंस पर मतलब इधर कहीं इधर चार्ज को रख देना और उसको यहाँ पर, तो वो तो ठीक है। अगर हम चार्ज को यहाँ रखेंगे उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा उस साइड में, तो इसलिए ये आंसर हमारे पास ठीक है। एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। ओके, आगे प्रॉब्लम देखते हैं हम। आगे आपको प्रॉब्लम इस तरह से दे रखी है कि दो चार्जेस है, एक की वैल्यू दे रखी है Q और दूसरा चार्ज है 2Q। यहां पर एक और चार्ज दे रखा है, इसका वैल्यू है 2Q। ये दोनों चार्जेस ना फिक्स नहीं है, ओके, ये मूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम एक थर्ड चार्ज को लाके रखना है। उसने बोला है कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए और वो कहां लाके हम रखें ताकि ये दोनों चार्जेस और वो जो तीसरा चार्ज है सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। आप समझे ना बात को कि मान लो कि हम तीसरा चार्ज जैसे सपोज करते हैं कि हम तीसरा चार्ज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का यहां पर लाके रख देते हैं इन दोनों के बीच में कहीं, और उसकी वैल्यू है 4Q। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना क्या है, हमने इस चार्ज को इस जगह पे लाके रखना है ताकि ये तीनों चार्ज हो जाए, रेस्ट पे हो जाए, ओके, इन पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो ये चार्ज की मान लो पॉजिटिव कंसीडर किया है, ये तो पहले से दोनों पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये हमने पॉजिटिव चार्ज लाके रख दिया। तो होएगा क्या इसमें, अगर हम इस चार्ज के ऊपर फोर्स चेक करें तो इस चार्ज के ऊपर जैसे फोर्स चेक करेंगे तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी लेफ्ट साइड। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं उस चार्ज को जो तीसरे वाला यहां लाके रखूं तो ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता क्योंकि इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगी, है ना। सिमिलरली ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा। ये ठीक है कि ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर राइट साइड को फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इसके ऊपर लेफ्ट को फोर्स लगाएगा, तो उससे अपने पास ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आ पाएगा, ना ये आ पाएगा। इसका मतलब है कि बीच में तो कहीं रखने से बात नहीं बनेगी, है ना। तो अगर हम सपोज करें उस चार्ज को यहां लाके रख देते हैं इसके लेफ्ट साइड, ओके, तो अगर इसके लेफ्ट साइड लाके हम रख दें तो अब फिर से देखें, अब ये वाला चार्ज फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया, पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम में आ जाए क्योंकि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी राइट और इसकी वजह से इसके ऊपर लेफ्ट, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके ऊपर तो नहीं हो पाएगी क्योंकि इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज फोर्स लगेगी राइट और इसकी वजह से भी लग जाएगी, तो ये वाला चार्ज भी इस तरह से इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा, ना ये वाला हो पाएगा जिसको हमने लाके रखा है। तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज रखने से बात नहीं बनेगी, चाहे अंदर हो चाहे बाहर, उससे पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव नहीं है तो फिर जरूर हमें नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा, ओके। तो सपोज करते हैं कि हमने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लाके रख दिया, यहाँ पे पहले पॉजिटिव था, तो क्या अभी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे? अगर हम इसको देखें तो अभी भी नहीं इक्विलिब्रियम में आएंगे क्योंकि इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से फोर्स लगेगी राइट साइड और इस चार्ज की वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लगेगी राइट साइड क्योंकि ये इसको ट्रैक करेगा, ये भी ट्रैक करेगा, तो फिर से फोर्स इसके ऊपर राइट साइड होगी, तो ये वाला चार्ज फिर से इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, ओके। ये वाला हो सकता है आ जाए और नो ये नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी इसकी वजह से भी इसकी वजह से लेफ्ट, ये वाला चार्ज आ सकता है इक्विलिब्रियम में क्योंकि इसकी वजह से इसके ऊपर लेफ्ट लगेगी और इसकी वजह से इसके ऊपर राइट, तो लेकिन ये दोनों चार्ज इस तरह से इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते और यहाँ पे। तो इससे एक नजर ऑप्शन हम ट्राई करते हैं कि वो जो चार्ज है नेगेटिव उसको अंदर लाके रखते हैं कहीं पर यहाँ पे। तो अगर अब हम देखें इन तीनों चार्जेस के ऊपर फोर्सेस को कि उनकी डायरेक्शन को अगर हम देखें तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन होगी राइट और इसकी वजह से इसके ऊपर भी लेफ्ट, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होने की पॉसिबिलिटी है इस टाइम,
सेम में इसके ऊपर अगर हम देखें, इसकी वजह से लेफ्ट और इसकी वजह से राइट, फिर से इसके ऊपर भी लेफ्ट फोर्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है। और ये जो अंदर रखा हुआ है इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से लेफ्ट लगेगी और इसकी वजह से राइट लगेगी, तो इसके ऊपर भी पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो जाए, नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो हो जाएगा। तो ये सिचुएशन होनी पड़ेगी अगर हमने तीनों के तीनों सिस्टम को, तीनों के तीनों चार्जेस के सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि एक नेगेटिव चार्ज को इन दोनों के बीच में लाके रखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों जो चार्जेस हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है d। ओके, और हमने कंसीडर कर लिया कि लेफ्ट कि ये वाला जो चार्ज है वो इससे किसी x दूरी के ऊपर पड़ा हुआ है, x डिस्टेंस के ऊपर। तो अब करना क्या है, वही कि हमने तीनों के तीनों फोर्सेस निकालनी है तीनों चार्जेस के ऊपर और उनको क्या कर देना है, इक्वल ऑपरेट कर देना है उनको, क्योंकि वो फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए ना। जैसे हम पहले इस चार्ज के ऊपर फोर्स लिखते हैं इसकी वजह से, तो सपोज इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज F1 और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट होगी। इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी लेफ्ट साइड और उसकी वैल्यू हम F2 सपोज कर लेते हैं। ओके, तो हम अगर F1 की वैल्यू लिखें तो F1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, F1 इट विल बी इक्वल टू द K Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्योंकि F1 वैल्यू है, F1 फोर्स है इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से, तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वन। और F2 कितना आ जाएगा, F2 है इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी K Q into 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बीच का कितना है d स्क्वायर, मतलब दिस विल बी इक्वल टू द K 2K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो ये अपने पास फोर्सेस F1 एंड F2 आ गई, लेकिन ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि अगर इसको इक्विलिब्रियम में होना है तो दोनों फोर्सेस को इक्वल होना पड़ेगा ना, तो इसलिए इन दोनों को इक्वल रखेंगे अगर हम, तो वही है बिकॉज़ F1 is equal to F2। ओके, here we can write according to question, क्वेश्चन में बोला गया है तो F1 और F2 को इक्वल है, तो we can write here K Q divided by x square it is equal to the 2K Q square divided by d स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन मान लेते हैं, यहीं पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाएगा। इसको हम पहला क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इस चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस है उनको क्या करेंगे, उनको बैलेंस कर देंगे। ओके, तो सपोज करो ये जो क्यू चार्ज है इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी राइट साइड में एंड उसकी वैल्यू कितनी है F3 इस क्यू की वजह से, और इसकी वजह से इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी वो लेफ्ट लगेगी और वैल्यू हमें F4 लगेगी। तो अगर हम F3 की वैल्यू लिखें देन F3 वी कैन राइट इट इज इक्वल टू द K Q into 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d स्क्वायर, मतलब वही आ जाएगा 2K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। और जो F4 है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा K F4 इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स है, इट इज अ K into Q into 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हियर इट इज इक्वल टू d माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। बट F3 एंड F4 दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम यहां पर कितना लिख लेंगे कि F3 बराबर है F4 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। तो F3 F4 के इक्वल है, तो आप यहां पे लिख लो इसको इस तरह से, इसकी वैल्यू को अगर हम लिखें तो F3 कितना है 2K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर इट इज इक्वल टू द, यहां पे लिखेंगे अगर हम 2K Q डिवाइडेड बाय d माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो हम करते क्या है, इसको इसके साथ थोड़ा सा क्रिएट करना है, इसमें इस वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड राइट साइड लिख लो और इसको लेफ्ट, वी कैन आल्सो राइट हियर 2K Q डिवाइडेड बाय d माइनस x स्क्वायर, यही बात है 2K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेंगे। ओके, अब हमने क्या करना है, पहले को दूसरी से डिवाइड कर देना है। ये इसको इधर इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ना ये वाली जो साइड है वो राइट साइड आ रही थी,
ओके, तो ताकि जब हम डिवाइड करें तो कैंसिलेशन करने समय वो थोड़ा सा एक ही स्टेप में हो जाए। ओके, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, वी कैन राइट हियर, ओके, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो इसको आप ऊपर रख लो, 2k क्यूब डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड से लेफ्ट वाली डिवाइड कर देंगे, k क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और राइट साइड से राइट वाली डिवाइड कर देंगे। सबके बाद कितना आ जाएगा, 2k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर अपॉन वही सेम 2k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो ये तो सारा कैंसिल होके 1 बन जाएगा। और इधर अगर हम देखें तो वी कैन कैंसिल आउट k क्यूब, ये कैंसिल हो गया, और इसके बाद कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते ही यहाँ पे 2 भी है, 2 इज आल्सो हियर, इतना आ जाएगा अपने पास। इसके बाद 2x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर चला जाएगा d माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे then again we can write this square में अगर अंडर रूट बनेगा, then we will write here plus minus under root 2x it is equal to the d minus x। इसके रूट इधर अंडर रूट बन जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह से किया था, तो प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। फिर से वही बात है कि इसका एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन, और एक बार नेगेटिव साइन लेके देखेंगे तो पॉजिटिव साइन से कितना आंसर आता है, नेगेटिव साइन से क्या आंसर आएगा। तो जो भी फिजिकली सूटेबल होएगा उसको हम लॉ करने के दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर हम पॉजिटिव साइन लेके चले तो हम कितना लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर कि अंडर रूट 2x इट इज इक्वल टू द d माइनस x, और नेगेटिव साइन लेके चले तो माइनस अंडर रूट 2x इज इक्वल टू d माइनस x। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, x को एक साइड ले लो आप, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x इज इक्वल टू d, x अपने पास कितना आ गया, d डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 1। तो यहां से अगर हम x निकालें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज द अंडर रूट 2x प्लस x इज इक्वल टू d। इसको इस साइड लेंगे हम इस वाले x को, उसके बाद x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू d। x अपने पास यहां से आ जाएगा d डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 2। तो ये जो हमारे पास x आ रहा है ये नेगेटिव नंबर है, क्योंकि अंडर रूट 2 1 से बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब है जो x हमारे पास होगा दैट विल बी द नेगेटिव। तो नेगेटिव होने का मतलब है कि आपका जो चार्ज होगा वो इस साइड होना चाहिए, लेकिन हमने पहले स्टार्ट में देखा था कि चार्ज इस साइड हो नहीं सकता क्योंकि वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस आंसर को हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, एंड ये वाला x2 पॉजिटिव आ रहा है एंड पॉजिटिव भी आ रहा है एंड d से छोटा भी है नंबर, मतलब ये हुआ कि x यहां से लेकर इस चार्ज के बीच में कुछ वैल्यू होगी, तो इसलिए ये वाला जो आंसर है दैट इज द करेक्ट, ये वाला एक्सेप्टेड है। ओके, और इसको थोड़ा सा अगर आप और आगे सॉल्व करोगे तो इस तरह से ये निकल आएगा, इट इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 1। इसको आप ऊपर एंड नीचे अंडर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे आपके पास जो नीचे वाले टर्म में अंडर रूट आया है वो हट जाएगा, क्योंकि जैसे इसके आगे आप सॉल्व करोगे अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आगे आप अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू डी, और अंडर रूट 2 स्क्वायर 2 होता है माइनस 1, तो नीचे 1 ही बचेगा। ओके, तो आपके पास सिंपलीफाइड फॉर्म में इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो हमने x बेसिकली निकाल लिया है। इसके बाद हमें ये भी कैलकुलेट करना था कि वो जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। जब हमने पहली इक्वेशन बनाई थी ना, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास थी k क्यूब into q divided by x square it is equal to the k 2k q square divided by d square।
ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन थी, इसके अंदर आप x डाल दो, हमें पता है ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, नॉट q, ये वाली k एंड स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास q डिवाइडेड बाय x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, √2 - 1 इंटू d, और इस पूरी टर्म का स्क्वायर है तो हम d स्क्वायर डाल देंगे इसके ऊपर, इज इक्वल टू 2q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा। इसके अगले स्टेप में आप क्या कर दो कि √2 - 1 का स्क्वायर अलग से लिख लो, d का स्क्वायर अलग से लिख दो दोनों का, तो 2q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अपने पास आंसर आ जाएगा q डिवाइडेड बाय √2 - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू q। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि आप अगर मल्टीप्लाई कर लो इसको तो q कितना आ जाएगा, 2q √2 - 1 स्क्वायर, तो 2q आगे आप इसको स्क्वायर भी खोल सकते हो, इसका स्क्वायर खोल लो तो कितना आ जाएगा 2 + 1 - 2 √2 and 2q 3 - 2 √2 and this will be equal to the 3 into 2 6 हो जाएगा -4 √2 into q। ये अपने पास q की वैल्यू आ जाएगी कि जो q चार्ज होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। आगे जो हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें आपको इस तरह से दे रखा है कि एक पॉइंट के साथ दो स्ट्रिंग बांध रखी है, दो स्ट्रिंग है, दोनों के ऊपर दो बॉडीज है जिसका चार्ज q है। जैसे सपोज करोगे इस पे चार्ज q है और एक और स्ट्रिंग के साथ इसी पॉइंट से बंधी हुई है, इस बॉडी पे के ऊपर भी चार्ज q है ना, दोनों पे चार्ज क्या है, q है, और मास दोनों का ही 4m है। तो हम जानते हैं अगर इस तरह से दोनों बॉडी से एक दूसरे के पास रहेगी तो इनके ऊपर फोर्स लगेगी, कूलम फोर्स रहेगी, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे, दोनों चार्ज सेम साइन के हैं एंड सेम मैग्नीट्यूड के, तो मतलब रिपल्शन रहेगा दोनों में। तो इससे क्या होएगा कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे, अवे मूव करेंगे। तो अगर हम इनको बनाए यहां पर इस तरह से, मान लो कि ये चार्ज एक दूसरे से दूर मूव करके और किसी टाइम के बाद ये इस तरह से ऐसे हो गया, इस तरह से, एक यहां पे इस तरह से और एक यहां पे इस तरह से, इस पे चार्ज q है, मास m है, सेम वे मेरी बॉडी पे चार्ज q है, इसका भी मास कितना है m। ओके, तो मान लो सिचुएशन ऐसे हो गया किसी भी टाइम पर, और इसमें ये भी दे रखा है कि हमारे पास ये जो एंगल है इसकी वैल्यू है 2 थीटा, इतना डाटा गिवन है। उसने ये पूछा है कि ये जो मास m है इसकी वैल्यू बताओ, मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें चार्ज गिवन है, ये गिवन है कि एंगल 2 थीटा बना रहे हैं, और पूछा है कि इसके ऊपर जो मास होएगा इस बॉडी के ऊपर वो आपने मास बताना है, दोनों में सेम मास है, मास की इस वैल्यू बतानी है हमें। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, हम इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि देखो दोनों बॉडीज सिमेट्रिकल थी, सिमेट्रिकल का मतलब है सिमेट्री थी दोनों के अंदर कि दोनों के चार्ज भी सेम है और दोनों का मास भी सेम बोल रखा है कि दोनों का मास सेम है, कैलकुलेट करना है हमें। तो अगर चार्ज एंड मास सेम है तो चार्ज सेम है तो वैसे भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये जो फोर्स होती है कूलम फोर्स, ये एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्ट करती है, इसके ऊपर भी उतनी फोर्स एक्ट करेगी, उसके ऊपर भी उतनी फोर्स एक्ट करेगी, और मास भी दोनों का सेम है, तो इसलिए ये दोनों जो बॉल हैं ये वर्टिकल से सेम एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मतलब ये कि अगर ये टोटल एंगल 2 थीटा दे रखा है तो ये वक्की बात हो जाएगी कि इतना जो एंगल है ये थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, दोनों एंगल थीटा थीटा हो जाएगी। ओके, उसके बाद अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो हमें जानते हैं इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, एक इसके ऊपर टेंशन फोर्स एक्ट करेगी इस तरह से अवे फ्रॉम द सिस्टम, इससे अवे है ना। दूसरा तीसरी बात इसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो यो वाला चार्ज लगा रहा है, तो वो वाला चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और उसकी वैल्यू मान लेंगे हम f। एक आपको क्वेश्चन में इसकी स्ट्रिंग की लेंथ भी दे रखी है कि लेंथ सपोज कर लो स्ट्रिंग की कितनी है l है, ये गिवन है, लेंथ भी गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, लेंथ गिवन है, चार्ज गिवन है, ये एंगल गिवन था कि 2 थीटा है, मास निकालना है हमें। ओके, तो अभी हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया,
और अब अगर ये इक्विलिब्रियम में आ चुकी है तो पट्टी वाले के फोर्सेस बैलेंस होएगी, जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस होएगी वो बैलेंस होएगी। अब इस टेंशन का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, हम जानते हैं कि एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ये। ओके, और इस टी का कंपोनेंट ये ऊपर कितना आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और टी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा अपने पास टी साइन ऑफ एंगल थीटा। ओके, और उसके बाद हम इन फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो टी साइन थीटा है, सॉरी टी कॉस थीटा, ये अपने पास इक्वल होएगा mg के, टी कॉस थीटा इक्वल होएगा mg के। इसी तरह इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन मान लो, फिर लिखेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हम ये लिख पाएंगे कि जो टी साइन थीटा है वो इक्वल हो जाएगा एफ के, और एफ की कितनी वैल्यू रहेगी वो जानते हैं कूलम्ब फोर्स से कि एफ कितना होगा, एफ इक्वल होता है के जो कूलम्ब कांस्टेंट है वैक्यूम में पड़े है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10 स्क्वायर 9 होएगी, तो फिलहाल के लिख लेते हैं हम इसको। ओके, के Q1 इसका चार्ज Q है, Q2 उसका भी Q है, डिवाइडेड बाय जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के उसका स्क्वायर, और वो डिस्टेंस कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो दे रखा है उसने L दे रखा है, तो अगर ये वाला डिस्टेंस L है तो L का ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, अगर ये डिस्टेंस L है हमारे पास तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये निकल के कितना आ जाएगा अपने पास, तो निकल के आ जाएगा L साइन ऑफ एंगल थीटा। L का ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस L cos होएगा, तो L का ये वाला जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू द L sin थीटा, तो जितना ये है इतना ही होएगा। ये प्लस वन में भी हमने कई बार कर रखा है इसको, आप बेसिकली आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे तो आप इस तरह से इसको जैसे हम पाइथन लगाकर राइट एंगल ट्रायंगल उससे सॉल्व कर लो कि ये इतना डिस्टेंस जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा ना यहाँ पर ये वाला, तो ये L है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ओके, ये L है अपने पास, तो फिर ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, इस साइड को अगर सपोज कर लो आप इतनी साइड को x मान लो, x मान लेते हैं हम इतनी साइड को, तो अब इस ट्रायंगल में ये वाली जो ट्रायंगल बन रखी है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, देन वी कैन राइट दिस x डिवाइडेड बाय L, यहां पे अगर हम लिखें कि x डिवाइडेड बाय L किसके इक्वल होगा, x अपने पास परपेंडिकुलर हो गया, L हाइपोटेन्यूज हो गया, तो x बाय L अपने पास हो जाएगा साइन ऑफ एंगल थीटा के, तो यहां से x कितना निकल के आ जाएगा L sin थीटा। ओके, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी L sin थीटा। सेम में ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज आल्सो L sin थीटा, ये भी इतना ही होगा L sin ऑफ एंगल थीटा, वही बात है ना, ये हमारी लेंथ L है और ये एंगल भी थीटा ही है, तो ये डिस्टेंस भी कितना निकल आएगा L sin थीटा, मतलब यहां पे ये डिस्टेंस आएगा टोटल दैट इज इक्वल टू द 2L sin थीटा, 2L sin ऑफ एंगल थीटा, और डिस्टेंस का तो स्क्वायर होता है, तो यहां पे हम इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब इसी x की वैल्यू को हम यहां पे भर देंगे, तो जैसे करेंगे देन वी कैन राइट t sin थीटा इज इक्वल टू k q into q, q स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर sin स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा, ये वाली वैल्यू को हमने यहां पे भर दिया। अब k को भी आप कर सकते हो, चलो फिलहाल इसको ऐसे रख लो चाहे, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट कर दो, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, हमने मास निकालना है तो हमें टेंशन तो पता नहीं है, तो हम डिवाइड इसलिए करेंगे ताकि जो t वाला फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाए, m चाहिए ना हमें, तो डिवाइड करने से t कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे सेकंड बाय फर्स्ट, पहले हम लिख देंगे t sin थीटा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट डिवाइड हो जाएगी डिवाइडेड बाय t cos ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू राइट से राइट, तो राइट में ऊपर है k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन mg, अपॉन mg, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, जैसे t से t कैंसिल हो गया तो इधर हमारे पास में फैक्टर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू k
क्यू स्क्वायर अपॉन 4l² साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/mg। ये वाली जो टर्म है ये नीचे आ जाएगी दोबारा से, तो अपने पास इतना रिजल्ट आ जाएगा यहां तक। इसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करें तो यहां से अपने पास आ जाएगा tan थीटा। ये जो k है ना इसकी वैल्यू डाल दो, तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर नीचे है और ऊपर क्यू स्क्वायर है, नीचे अपने पास है 4l² साइन स्क्वायर थीटा और इधर mg भी है इंटू 1/mg। यहां से हमें सिर्फ m चाहिए, तो जो चाहिए उस टर्म को एक साइड ले जाए, इसको इधर ले जाएंगे। तो जैसे इधर लेके जाएंगे तो m अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, ऊपर है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 into 4 अपने पास 16 हो जाएगा। 4 into 4 हो जाएगा 16, ये पाई आ गया अपने पास। फिर l स्क्वायर भी है यहाँ पर, फिर एप्सिलॉन नॉट भी है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और ये tan थीटा को नीचे लिख लेंगे tan ऑफ एंगल थीटा, और एक g भी बचा है यहाँ पर, वो g भी आ जाएगा इधर। ओके, तो यहाँ पर अपने पास इस तरह से ये रिजल्ट निकलेगा। तो थोड़ा सा आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, इस tan को हम sin बाय cos लिख लेंगे। इसको अगर हम sin बाय cos लिखें then we can write tan square cos of angle theta को ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 16 पाई l² एप्सिलॉन नॉट sin क्यूब थीटा हो जाएगा इनटू g। तो ये बेसिकली आंसर निकल के आ जाएगा कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इस बॉडी के ऊपर जो मास होगा, अगर ये सिचुएशन है जो उसने क्वेश्चन में लिख रखी है, तो अपने पास मास की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, उसके cos थीटा डिवाइडेड बाय 16 पाई l² एप्सिलॉन नॉट sin क्यूब इनटू g। ये हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। ओके, आगे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें इस तरह से सिचुएशन दे रखी है कि 3 कॉर्नर के ऊपर एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टेक्स के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। ये 3 वर्टेक्सेस है, इस पे चार्ज Q1 है सपोज, इस पे Q2 और यहाँ पे एक चार्ज और पड़ा हुआ है सपोज Q। ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, उसने ये भी दे रखा है, इस तरह से हम ज्वाइन कर देते हैं साइड को, तीनों वर्टेक्स को इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं और साइड बना देते हैं। और सपोज ये उसने एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, और ये वाला जो अपने पास एंगल है इसकी वैल्यू है अपने पास 60 डिग्री। ओके, एंड यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है इसकी वैल्यू है d1, ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू सपोज दे रखी है हमें dt। इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें पूछा है कि इस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स बताना है कि ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसी का कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस है उन्हें शो करो। ओके, तो फोर्सेस की डायरेक्शन बनाएंगे, तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो इसकी वजह से अगर उस चार्ज से जो फोर्स दिखेंगे उसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से, उसको हम कुछ Fy लिख लेते हैं इस चार्ज की वजह से। इस चार्ज की वजह से उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन होगी ये F2। ओके, तो फोर्सेस की हमने डायरेक्शन बना ली। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब 2 मेथड है करने के। एक मेथड तो ये है कि आपको ये एंगल अगर पता लग जाए, ये हमें पता चल ही जाएगा कि कितना एंगल है, ये 60 है, इसका 90 का ही होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये एंगल 90 है। और उसके बाद वो जो प्लस 1 में रिजल्ट होता है इसके b स्क्वायर 280 cos थीटा का डबल लगा के इन दोनों का रिजल्ट निकाला जा सकता है ना। लेकिन हम यहाँ पर इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। वेक्टर मेथड का मतलब ये है कि हम इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो उससे आंसर निकालना हमेशा बेनिफिट होता है। वो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, अभी मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। इसलिए हमने सबसे पहले फोर्स की मेथड में क्या बनाना है, डायरेक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका कंपोनेंट बनाना है x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका x के लॉन्ग कंपोनेंट अगर हम बनाएंगे तो वो अपने पास आ जाएगा f1, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो f1 cos ऑफ एंगल 30 डिग्री, और इसी का वर्टिकल के अलोंग जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा f1 sin ऑफ एंगल 30 डिग्री।
तो ये अपने पास दोनों कंपोनेंट आ गए। इसी तरह F2 का जो x एक्सिस की नॉर्म मतलब इधर को जो कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी F2 दैट इज इक्वल टू दैट F2 cos ऑफ एंगल 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 60 हो जाएगा ना, ये एंगल 60 हो जाएगा, तो F2 cos ऑफ एंगल 60 और इसी का ऊपर को जो कंपोनेंट आएगा वो अपने पास आ जाएगा F2 sin ऑफ एंगल 60 डिग्री। ओके, तो उसके बाद हमें करना क्या है कि हमने नेट फोर्स निकालना है, तो हम पहले F1 फोर्स को लिखेंगे कंपोनेंट की फॉर्म में। तो कंपोनेंट की फॉर्म में F1 फोर्स को लिखेंगे तो F1 का x एक्सिस पे कंपोनेंट कितना है F1 cos ऑफ एंगल 30 डिग्री और साथ में यूनिट वेक्टर, जैसा कि प्लस 1 में भी आपको कई बार इस तरह का क्वेश्चन करवाया गया है, एंड ग्रेजुएशन में भी हमने देखा था इसको। तो F1 कितना आ जाएगा F1 cos 30 डिग्री i कैप प्लस इसका j के नाम जो कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू F1 sin ऑफ एंगल 30 डिग्री j कैप, j के नाम जो कंपोनेंट है। इसी तरह हम F2 फोर्स को लिखेंगे कि F2 फोर्स कितनी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू F2 cos ऑफ एंगल 60 डिग्री माइनस i कैप, क्योंकि उसकी डायरेक्शन x एक्सिस के ऑपोजिट है, तो माइनस i कैप आ गया, फिर प्लस लिखेंगे दैट इज F2 sin ऑफ एंगल 60 डिग्री, डायरेक्शन इसकी y एक्सिस के नॉर्मल, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा j कैप। ओके, तो दोनों फोर्सेस को हमने इस तरह से लिख दिया है। हमने यहाँ पे फोर्स के ऊपर एरो लिखा है ना, तो एरो का मतलब है कि ये वेक्टर है, इसलिए हम इसके साथ i एंड j कंपोनेंट लिखेंगे, मतलब इस फॉर्म में हम इसको तभी लिखते हैं। ओके, तो F1 एंड F2 हमने इस तरह से लिख दिया है। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अपने पास कितना निकल आएगा F दैट इज इक्वल टू द F1 फोर्स प्लस F2 अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों वेक्टर्स का ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स अपने पास निकल के आ जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो F1 है इसकी जगह हम वैल्यू डाल देंगे इधर, तो वी कैन राइट कि F अपने पास कितना आ जाएगा, जैसे F1 हमने ये डाला F1 cos ऑफ एंगल 30 डिग्री i कैप प्लस F1 sin ऑफ एंगल 30 डिग्री j कैप, और F2 हमने जैसे ये बनाएंगे तो ये आ जाएगा F2 cos ऑफ एंगल 60 डिग्री j i कैप माइनस i कैप बेसिकली माइनस i कैप एंड प्लस F2 sin ऑफ एंगल 60 डिग्री j कैप। इस तरह से अपने पास नेट फोर्स निकल आएगी। इसको थोड़ा सा आगे हम सिंपलीफाई करेंगे क्योंकि i एंड i वाले कंपोनेंट एक साथ लिख लो, तो i वाले कंपोनेंट मतलब एक साथ लेंगे तो यहां से तो इतना लिखा जाएगा cos ऑफ एंगल 30 डिग्री, और यहां पर ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस F2 cos ऑफ एंगल 60 डिग्री बाहर i कैप, और यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे और यहाँ से दोनों से j कैप निकलाएगा, बाद में j कैप है आपके पास, तो यहाँ से कितना आ जाएगा F1 sin ऑफ एंगल 30 डिग्री फिर प्लस F2 sin ऑफ एंगल 60 डिग्री, बाहर अपने पास इस तरह से j कैप लिख दिया। ओके, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई। अब मान लो ये जो नेट फोर्स निकली है, अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर का रूट कर देंगे तो वो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर हमें एंगल निकालना है कि वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो हमने डिस्कस कर रखा है प्लस 1 में ये सब चीजें कि वो कैसे बनाएगी, जो कोएफिशिएंट ऑफ j होता है उसको डिवाइड कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ i के साथ, तो जो भी जो वैल्यू आ जाएगी वो एंगल आ जाएगा। मतलब कहने का है कि अगर आपने f का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा F1 cos 30 डिग्री माइनस F2 cos 60 डिग्री इसका स्क्वायर प्लस F1 sin ऑफ एंगल 30 डिग्री प्लस F2 sin ऑफ एंगल 60 डिग्री इसका स्क्वायर, इस सारे का ऊपर रूट, यहाँ पर हम क्या डालेंगे ऊपर रूट, तो ये अपने पास इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और एंगल निकालना है अगर तो एंगल हम इस तरह से लिखेंगे tan ऑफ एंगल थीटा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ j कैप, तो j कैप का कोएफिशिएंट कितना है F1 sin ऑफ एंगल 30 डिग्री प्लस
F2 sin of angle 60 degree divided by this value F1 cos of angle 30 degree minus F2 cos of angle 60 डिग्री। तो ये अपने पास एंगल आ जाएगा, रिजल्टेंट जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन की एक्स एक्सिस के साथ, और ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा उस फोर्स का। मतलब ये थीटा कौन सा एंगल है, मान लो कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट ऐसे हुआ कुछ फोर्स, ये रिजल्टेंट है फोर्स एफ इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल होगा थीटा। ओके, इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा ना, ये फोर्सेस का रिजल्टेंट यहां पर कहीं पर होगा अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो रिजल्टेंट यहां पर ऐसे होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस की है उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उस एंगल का tan ये होगा जो कोएफिशिएंट ऑफ j डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द i। तो ये अपने पास इस तरह से निकल आएगा। तो हमने इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर लिया है। ओके, कि फोर्स नेट फोर्स को निकालना है जो चार्ज पे लग रही थी, उसका मैग्नीट्यूड ये होएगा एंड उसका डायरेक्शन क्या होएगा, ये होगा अपने पास। और जो F1 एंड F2 की वैल्यूज है अगर हम वो देखें कि वो कितनी है, तो F1 कौन सी फोर्स थी, जो ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है वो हम साइड पे थोड़ा लिख लो, आप बाद में इसके अंदर वैल्यूज को डाल सकते हो। तो F1 की वैल्यू क्या है, F1 है अपने पास इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है इस चार्ज के कारण, तो दैट इज इक्वल टू द K कूलम्ब कांस्टेंट, इसका चार्ज इनटू इसका चार्ज, मतलब Q इंटू Q1 डिवाइडेड बाय जो भी बीच का डिस्टेंस था उसका स्क्वायर। तो वो डिस्टेंस कितना है, d है, तो d का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से हम F2 भी लिख पाएंगे, दैट इज इक्वल टू KQ इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे d1 स्क्वायर आएगा और इधर कितना आ जाएगा d2 स्क्वायर, d2 स्क्वायर, ये F2 ये वाली फोर्स आ जाएगी। तो इस तरह से हम F1 एंड F2 की वैल्यूज को यहाँ पे डाल दे सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास उसमें इस तरह से सिचुएशन दे रखी है कि आपके पास एक चार्ज है, इस तरह से कोई चार्ज है, तो जैसे हम इस तरह से बना लेते हैं इसको चार्ज, क्यों चार्ज है हमारे पास, उस चार्ज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और हमसे ये पूछा जाता है कि हम इस चार्ज क्यू को किन दो पार्ट्स में डिवाइड करें, ताकि अगर जब उन दो पार्ट्स को हम किसी डिस्टेंस r के ऊपर रखें, और हमने इसका एक पार्ट बना दिया है q, स्मॉल q, इस चार्ज का तोड़कर एक पार्ट स्मॉल q बना दिया, और दूसरा पार्ट फिर कितना हो जाएगा, की बात है वो q माइनस q होगा। इसी का जो बचा हुआ पार्ट है, टोटल q था उसमें से एक को तोड़कर स्मॉल q बना दिया, तो बचा हुआ q माइनस q हो जाएगा। तो ये जो दो पार्ट्स हमने इसके बनाए हैं, इनको अगर हम किसी r डिस्टेंस पे रखें तो अब इनके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी, इनके ऊपर चार्ज है तो कूलम्ब फोर्स लगेगी। तो हमें क्वेश्चन में यही बताना है कि इस q चार्ज को हम कितने कितने पार्ट में डिवाइड करें, ताकि जब उन दोनों पार्ट्स को किसी r डिस्टेंस के ऊपर रखें तो उनके बीच में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए उनके बीच में। तो इसको हम अब हटा देते हैं क्योंकि इसके तो हमने दो पार्ट बना दिए हैं। ओके, तो अब सपोज हमने वही कर दिया है कि मान लीजिए हमने एक पार्ट स्मॉल q बना दिया, तो दूसरा पार्ट वो उतना बन जाएगा फिर ग्रेटर q माइनस स्मॉल q। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी कूलम्ब फोर्स, वो हम लिख सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी k चार्ज पहला q है, दूसरा कितना हो जाएगा q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये अपने पास फोर्स आ गई इन दोनों के बीच में। तो अब ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल r पे डिपेंड कर रही है एंड q की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही है। हमें क्वेश्चन में ये बताना था कि हम q को कितना रखें ताकि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम। यही तो बताना है ना कि इस q की वैल्यू कितनी हो, कि कितने कितने पार्ट में हम डिवाइड करें तो फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हमें इसको मैक्सिमम करना है, हमें ये बताना है क्योंकि किस वैल्यू के लिए f क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसको हम कैसे निकाल पाएंगे, ये निकलेगा हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन को यूज करके। हमने प्रश्नों में पढ़ा था इसको, मैथमेटिकल टूल में भी देखा था मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो उसको यूज करके हम निकाल लेंगे। तो पहले एक बार हम ऐसे f अगर लिखें तो f अपने पास आ जाएगा k, q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो
माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये अपने पास एफ आ गया। हमें बताना है फॉर वर्क वैल्यू ऑफ क्यू स्मॉल क्यू फोर्स एफ विल बी मैक्सिमम। स्मॉल क्यू की किस वैल्यू के लिए जो एफ होगा वो क्या आ जाएगा मैक्सिमम। तो मतलब ये है कि हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम को यूज करके df by dq इट शुड बी इक्वल टू द जीरो कि q की किस वैल्यू के लिए f मैक्सिमम या मिनिमम होगा वो कैसे निकलेगा df by dq इक्वल टू जीरो पुट करके। तो यहां से अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो। तो k एंड r के तो दोनों कांस्टेंट है तो आप एक बार यहां पे वैल्यू रख दो d by dq f की वैल्यू कितनी है इट इज द k q स्मॉल q माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये है आपके पास इक्वल टू जीरो। दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो। अब k एंड r के तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव साइन के बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या आ जाएगा d by dq q स्मॉल q माइनस q स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसी को हमें सॉल्व करना है तो ये अपने पास सॉल्व हो जाएगा। ये वाली टर्म को कर जाके जीरो हो जाएगी और इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो जब इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा अंदर डेरिवेटिव होएगा इसका तो यहां पर तो क्यों रह जाएगा जब पहली टर्म का डेरिवेटिव होएगा फिर माइनस इसका जब डेरिवेटिव होएगा तो पावर आगे आ जाएगी पावर में से एक वन माइनस हो जाएगा तो वन रह जाएगा वहां पर पावर यहां पर तो q माइनस टू क्यू दिस इक्वल टू द जीरो। तो यहां से अगर हम q इक्वल टू टू की आ जाएगा एंड स्मॉल v की वैल्यू कितनी आ जाएगी q बाय टू। स्मॉल v कितना आ जाएगा अपने पास q बाय टू। स्मॉल q की वैल्यू अगर q बाय टू ले लें हम तो हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मतलब हम किन दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा उस जो चार्ज q था उसका एक पार्ट ये q है दैट इज इक्वल टू q बाय टू एंड दूसरा पार्ट उसका कितना होएगा दैट इज द q माइनस स्मॉल q। तो वो कितना हो जाएगा अपने पास दैट इज अगेन q बाय टू। तो इसको हम जैसे इसकी वैल्यू q की जब यहाँ पे भरेंगे तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा q बाय टू। तो दोनों q बाय टू उस चार्ज को हम आधा आधा अगर डिवाइड कर दें और किसी r डिस्टेंस पे रखें तो उनके बीच में फोर्स फिर क्या हो जाएगा मैक्सिमम। कुछ और डिवीजन कर देते हैं अगर मान लो ये q वाला जो चार्ज है इसको q बाय फोर्स हो जाता अगर ये q बाय टू निकल के आ रहा है ना अगर q बाय फोर्स निकल के आता और फिर ये वाला चार्ज कितना बनना था 3q बाय फोर। तो उस केस के अंदर फिर जो फोर्स आती जब हम r डिस्टेंस पे दोनों पार्ट्स को रखते तो फिर वो मैक्सिमम नहीं होती तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं होती। और मैक्सिमम स्मॉल q शुड बी इक्वल टू द q बाय टू। इसके लिए ये आंसर मैक्सिमम आ जाएगा। ओके आगे हमने डिस्टेंसेस के बीच में रिलेशन निकालना है। एक डिस्टेंस मीडियम में है और एक डिस्टेंस वैक्यूम में। तो दोनों डिस्टेंसेस के बीच में क्या रिलेशन होगा तो इसको थोड़ा लिखते हैं हम कि क्या निकालने जा रहे हैं हम कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस इन मीडियम टू द डिस्टेंस इन वैक्यूम टू द डिस्टेंस इन वैक्यूम। ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि मीडियम एंड वैक्यूम के डिस्टेंसेस के बीच में क्या रिलेशन होगा इस कूलम फोर्सेस के अंदर। तो जैसे सपोज कर लो कि दो चार्जेस है हमारे पास एक की वैल्यू है q और दूसरे की वैल्यू स्मॉल q और r डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं एंड वैक्यूम में है ये दोनों चार्जेस। तो अगर इस केस में इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स को लिखा जाए तो हम कितनी लिख पाएंगे अगर जब व्हेन डिस्टेंस इज इन व्हेन चार्जेस आर इन वैक्यूम तो उस केस में जो फोर्स आ जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इतनी होगी इसके इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स।
क्योंकि वैक्यूम में है तो इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होगी वैक्यूम की। अब सपोज करो कि हम इन दोनों चार्जेस को हमने किसी मीडियम में रख दिया, तो किसी मीडियम में रखने के और सपोज करो कि इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, मान लो ये वो मीडियम है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अपने पास के, तो इस मीडियम में हमने अब इन दोनों चार्जेस को रखना है। ओके, और कंडीशन ये है कि इस तरीके से रखना है ताकि अभी भी दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहे वो उतनी रहे जितनी पहले थी, मतलब जितनी वैक्यूम के में रखे थे तब थी जितनी फोर्स अभी भी उतनी रहे। तो सपोज करो कि हमने इन दोनों चार्जेस को यहां पे रख दिया है, इसकी वैल्यू क्यू थी, इसकी क्यू किसी डिस्टेंस डी के ऊपर, इस तरह से दोनों चार्जेस को हमने रख दिया और डिस्टेंस डी वो डिस्टेंस है जिसपे जब हम चार्जेस को रखते हैं इस मीडियम में तो फोर्स की वैल्यू चार्जेस के बीच में अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। तो अब अगर हम ये लिखें कि जब ये चार्जेस व्हेन चार्जेस आर इन मीडियम जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट के है, तो उस समय जो फोर्स है एफ वो कितनी होगी, तो फोर्स तो हमने उतनी रखी है ना जितनी पहले थी, तो फोर्स को हम एफ लिखेंगे लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई के टाइम एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस टी स्क्वायर। तो यहां पर डायरेक्टिव कांस्टेंट किया जाएगा ना, क्योंकि ये के डायरेक्टिव कांस्टेंट मीडियम में पड़े हुए हैं, तो यहां पर इतनी वैल्यू आ जाएगी, परमिटिविटी की वैल्यू जो होगी इस मीडियम की दैट इज इक्वल टू द के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। हमने लिखा है इसको वी नो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, तो इस मीडियम की जो परमिटिविटी होगी दैट इज इक्वल टू के टाइम एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी तो हम लिखते हैं यहां पर इसकी के टाइम एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ओके, तो ये जो डिस्टेंस डी है अगर हम इसको देखें तो हम यहां से समझ सकते हैं इस रिजल्ट से ही कि ये डिस्टेंस डी आर से छोटा होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इस के ने इस पूरे को नंबर को छोटा कर दिया है, क्योंकि के की कोई वैल्यू आएगी ना 1 से बड़ी, तो यहां पर तो के नहीं आ रहा, तो यहां भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला नंबर अगर हम कहें इस नंबर से छोटा है, तो अगर ये वाला नंबर छोटा है इससे, तो इस नंबर को इससे बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो ये सारा इसके इक्वल हो पाएगा ना, फोर्सेस तो इक्वल है तो तभी हो पाएगी। अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा हो तो इसको इससे बड़ा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डी को पक्का आर से छोटा होना पड़ेगा। ये जो डिनोमिनेटर है कम होएगा इसके डिनोमिनेटर से। इसका मतलब ये हुआ कि जब मीडियम में हम चार्जेस को रखेंगे तो ये दोनों चार्जेस को हमें थोड़े से पास डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टिव कांस्टेंट, किसी पास डिस्टेंस के ऊपर रखना पड़ेगा हमें, ताकि फोर्स अभी भी उतनी आ जाए। तो अब हम इसको इक्वेशन को नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम ले लेते हैं, इसको हम सेकंड दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, या सेकंड बाय फर्स्ट कुछ भी लिख लो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। जब हम पहले से दूसरे को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड करेंगे, तो f डिवाइडेड बाय f इट विल बी इक्वल टू द राइट साइड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई k टाइम एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो यहां से जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दो, f से f कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, ये q स्मॉल q दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगी टर्म k भी ऊपर चला जाएगा, d स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा और नीचे r स्क्वायर आ जाएगा। इसको जैसे ऊपर लेके जाएंगे ना तो k एंड d स्क्वायर दोनों ऊपर हो जाएंगे और r स्क्वायर तो r उधर जाएगा, तो r स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू द k इनटू d स्क्वायर। तो यहां से r कितना आ जाएगा, k अंडर रूट k इंटू डी, r की वैल्यू अपने पास आ जाएगी अंडर रूट k इंटू डी। तो वही हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये देखो r अपने पास पहले अगर देखें तो r क्या है, r इज द डिस्टेंस इन वैक्यूम और d डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इन मीडियम। तो यहां से भी ये समझ में आ रहा है कि जो मीडियम में डिस्टेंस है उसको
कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट अंडर रूट के टाइम डिस्टेंस इन मीडियम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में डिस्टेंस जो है वो मीडियम के डिस्टेंस से बड़ा है। तो मतलब आर हियर इज अ डिस्टेंस इन वैक्यूम, और जो डी है हमारे पास, दिस इज द डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस इन मीडियम। तो ये कन्वर्जन फैक्टर थोड़ा सा दिमाग में रखना है इसको, कि अगर हमारे पास मीडियम में डिस्टेंस है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा दैट विल बी द डिस्टेंस इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो अगर वैक्यूम में पता है उसको हम डिवाइड कर दें अंडर रूट के से, तो मीडियम वाला हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका यूज कैसे हो रहा है ये अभी हम एक प्रॉब्लम में करके इसको देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है कि मान लो कि यहां पर एक चार्ज क्यू दे रखा है और यहां पर भी एक चार्ज है स्मॉल क्यू। दो चार्जेस है अपने पास, क्यू एंड स्मॉल क्यू, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो आर है, लेकिन आर डिस्टेंस तो इनके बीच का वैक्यूम है, लेकिन इसके साथ ही एक और डिस्टेंस है इनके बीच में, एक डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट कर दिया बेसिकली किसी थिकनेस टी की। सपोज हमारे पास इतना सा डिस्टेंस है जो यहां तक का, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टी थिकनेस का एक मीडियम और है, अलग मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास के है। तो इस टाइप का मतलब मीडियम हमने यहां पर एक इंसर्ट कर दिया है और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इस क्वेश्चन के लिए दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू बताओ। तो इस केस में चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगी? तो अब इसको हम इस तरह से सिंपली डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर एक ही मीडियम होता, सिर्फ वैक्यूम होता, या फिर सिर्फ ये मीडियम होता जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उस केस में हम फोर्स निकाल पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू हम जो लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर हम फोर्स की वैल्यू ये लिखें तो ये लिखना ठीक नहीं होएगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस, इस फॉर्मूले से ये पता लग रहा है कि दोनों चार्जेस उस मीडियम में पड़े हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, मतलब वैक्यूम में। लेकिन इस केस में तो ऐसा है नहीं है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस कुछ वैक्यूम के मीडियम में पड़े हैं, कुछ उस मीडियम में पड़े हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो ऐसा लिखना ठीक नहीं होगा, गलत होगा। अगर हम फोर्स को ऐसे लिखते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। 1/4 पाई जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन नॉट है, Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। अब कितना लिखे हम? अगर T लिख दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि T स्क्वायर मतलब, क्योंकि वो डिस्टेंस तो बीच का कुछ और है। तो इस तरीके से तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये गलत है इस तरीके से। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इन दोनों चार्जेस को हमें इस तरह से कंसीडर करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों वैक्यूम में पड़े हैं, या फिर ऐसा अज्यूम कर लो कि ये दोनों चार्ज मीडियम में पड़े हैं। तो अज्यूम करके हम क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। दिस इज आवर ओनली अजम्पशन टू टैकल द क्वेश्चन, वरना ये चार्जेस कुछ हिस्सा मीडियम में पड़े हैं, कुछ हिस्सा इनका वैक्यूम में है, तो सारा का सारा मीडियम एक ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अभी हमने टॉपिक दिया है ना, उसको यूज करके हम इसको इस तरह से अज्यूम करके निकाल सकते हैं। तो जैसे पहले हम अज्यूम करें, अज्यूमिंग चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। अगर हम इन चार्जेस को वैक्यूम में अज्यूम करने में पड़े हुए हैं, तो हम जो फोर्स की वैल्यू F लिख देंगे वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे क्योंकि हमने इनको वैक्यूम में जूम किया ना, तो वैक्यूम की परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट होती है। आगे हम क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे हम Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय जो चार्जेस है स्मॉल q इनटू Q डिवाइडेड बाय यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। तो अब वैक्यूम में हमने इनको जूम किया है, तो वैक्यूम में इनका कितना डिस्टेंस है? T डिस्टेंस तो मीडियम में है,
तो वैक्यूम में फिर कितना बचा, टोटल आर था उसमें से टी माइनस करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस जो ये वाला है एंड ये वाला डिस्टेंस वैक्यूम को कंट्रीब्यूट करेगा। तो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, आर माइनस टी, ये डिस्टेंस वैक्यूम में आ गया। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, इस मीडियम के डिस्टेंस को भी हम जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है उसके साथ हम वैक्यूम के डिस्टेंस में चेंज कर देंगे। तो अभी हमने रिजल्ट में पढ़ा है, वो ये रिजल्ट था कि जो डिस्टेंस होता है वैक्यूम में दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के टाइम डिस्टेंस इन मीडियम। मतलब मीडियम के डिस्टेंस को आप अंडर रूट के से मल्टीप्लाई कर दो तो वैक्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीडियम का डिस्टेंस तो टी है, तो इसको अंडर रूट के से मल्टीप्लाई कर दो, तो अंडर रूट के से मल्टीप्लाई कर देंगे टी को। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, ये डिस्टेंस हमारे पास वैक्यूम में कन्वर्ट हो गया है, ये मीडियम का डिस्टेंस। तो इसको अब हम इसका पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये अपने पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इस केस के लिए। तो एक और मेथड से इसको कर सकते हैं, अगर हम इसको अज्यूम करें, अज्यूमिंग चार्जेस आर प्लेस इन मीडियम। अब हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि चार्जेस किसमें पड़े हैं, मीडियम में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो इस केस में अगर फोर्स की वैल्यू हम f लिखें तो इस तरह से लिखी जाएगी 1/4 पाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k टाइम एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब परमिटिविटी इस मीडियम की लिखी जाएगी ना, और इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी, अंडर रूट k टाइम एप्सिलॉन नॉट। ऊपर चार्जेस आएंगे क्यों, अब नीचे जो डिस्टेंस लिखना है वो मीडियम वाला डिस्टेंस लिखना है, क्योंकि हम मीडियम में जूम कर रहे हैं। तो मीडियम में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, टी डिस्टेंस तो मीडियम में है ही, और बाकी जो बचा डिस्टेंस है आर माइनस टी, इसको मीडियम में कन्वर्ट करेंगे। तो मीडियम में कैसे कन्वर्ट होएगा, आर माइनस टी को अंडर रूट के से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इस तरह से ये डिस्टेंस मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका स्क्वायर। तो ये भी आंसर आ जाएगा, और ये दोनों आंसर सेम है, ये दोनों आंसर क्या है, सेम है। आप इसको करके देख भी सकते हो, एक ही बात है ये दोनों। करना क्या है कि जो अंडर रूट के है ये एलसीएम लो, तो जैसे अंडर रूट के एलसीएम में आएगा तो फिर यहां पर अंडर रूट के आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, नीचे अंडर रूट के है, और जब उसका स्क्वायर होएगा तो वो के बचेगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, के आ जाएगा अपने पास। तो इस तरह से अपने पास ये रिजल्ट निकल आएगा, वो जो यही रिजल्ट है सेम ये वाला, और ये जो के होएगा और ये के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये कैंसिल हुए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, दीज टू आर वन एंड सेम थिंग। तो इस तरह हम प्रॉब्लम को अगर दो अलग अलग मीडियम में पड़े हुए हैं चार्जेस, तो उनको इस कन्वर्जन फैक्टर से हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो यही था हमारे पास कूलम्ब लॉ में। तो जो भी चीजें इसमें हमें टच करनी चाहिए थी बोर्ड लेवल एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से, उनको हमने काफी देख लिया है। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स जो बचेंगी वो हम बाद में जब अगले टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इनको कवर कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्ब लॉ।